शुभ संध्या सभी को। मैं अभिषेक सिंह इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी के हिंदी सत्र के 967वें दिन पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी अवगत होंगे कि आईएफईए फोरम एक अंतर्राष्ट्रीय होम्योपैथिक संस्था है जो कोविड काल से निरंतर दैनिक वेबिनार का आयोजन करता आ रहा है। प्रारंभ में यह कार्यक्रम अंग्रेजी एवं मलयालम भाषा में किया होता था। तत्पश्चात राष्ट्रीय भाषा हिंदी में भी इसका आयोजन होने लगा। इस प्रकार के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य होम्योपैथी की विशिष्ट पहचान के अंतर्गत सभी को साझा करना है। सभी इच्छुक लोगों तक गुणवत्तापूर्वक शिक्षा पहुंचाना है, आपसी सद्भावना और भाईचारे को बढ़ाना है। आइए आज की इस बैठक को प्रारंभ करने से पहले हम 1 मिनट का मौन रखें और ईश्वर से मार्गदर्शन प्राप्त करें। धन्यवाद। मैं आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। आज के इस सत्र के मुख्य अतिथि और वक्ता हैं डॉक्टर मनीष आजाद सिंह। डॉक्टर मनीष ने अपनी बीएचएमएस की पढ़ाई होम्योपैथिक यूनिवर्सिटी जयपुर से की है। सर ने एमडी रेपर्टरी जीटी मेमोरियल पटना से कंप्लीट की है। सर करंटली पीएचडी परस्यू कर रहे हैं इन रेपर्टरी फ्रॉम पारुल यूनिवर्सिटी वडोदरा। सर का जो क्लिनिक है वो क्योर वेलनेस सेंटर की मेरठ में है। सर ने आयुष द्वारा आयोजित नेशनल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट भी पास कर रखा है और 20 से अधिक पीयर रिव्यू रिसर्च पेपर प्रकाशित किए हैं। अब मैं सर से आग्रह करूंगा कृपया अपना व्याख्यान प्रारंभ करें। ओवर टू यू सर। थैंक यू अभिषेक जी। आई एम ऑडिबल। यस सर, यू आर ऑडिबल। थैंक यू। मेरी स्क्रीन दिख रही है नहीं, बस वो भी बता दीजिएगा। हाँ सर, दिख रही है, स्क्रीन दिख रही है आपकी। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। सॉरी फॉर बीइंग लेट। मैं जस्ट अभी क्लिनिक से वापस आया हूँ, तो मेरे ड्रेस को और हुली को बिल्कुल माइंड मत कीजिएगा प्लीज। मैं आज नो का सर, नो सर। शुरू करता हूँ लेसन। सो बेसिकली आज का जो टॉपिक है हमारा ना, इट इज नेचुरल एंटी एजिंग एंड लॉन्जेविटी सीक्रेट्स। सो अगर मैं सीधी सीधी भाषा में बोलूँ तो हम अपनी उम्र को कैसे, मतलब जो हमारी उम्र दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है उसको रोकना और एक लंबे समय तक जीना, इसको हम कैसे कर सकते हैं, इस चीज को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इस चीज के बारे में आज हम बात करने वाले हैं और आज का टॉपिक यही है। तो यहाँ पे हम बेसिकली बात बात करने वाले हैं डाइट की, लाइफस्टाइल की, होम्योपैथी की, और जिसकी वजह से हम हेल्प कर पाएंगे रिवर्स करने में अपनी बायोलॉजिकल एजिंग और एक अच्छी वाइब्रेंट लाइफ को जीने की कोशिश कर पाएंगे। सबसे पहले ये बोल के मैं शुरू करना चाहूंगा कि हम सभी के हिसाब से रियल एजिंग क्या है। क्या एजिंग का मतलब सिर्फ हमारी उम्र के जो नंबर हैं वो बढ़ रहे हैं, तो क्या हम एज कर रहे हैं? अगर हम मैं पिछले साल अगर 30 का था और इस साल मैं 31 का हो गया हूँ और अगले साल अगर मैं 32 का हो जाऊंगा, तो क्या ये एजिंग है? या हकीकत में एजिंग किसको कहते हैं? अगर हम इस इमेज को ध्यान से देखें तो हमें दिखेगा कि एक 70 साल के इंसान है जो फुल ऑफ एनर्जी और स्ट्रॉन्ग रनिंग के साथ हैं, और जबकि इनके साथ एक दूसरे इंसान है जो 35 साल के हैं लेकिन एग्जॉस्टेड हैं और ऐसा लग रहा है जैसे कि दशकों पुराने हैं। कहीं ना कहीं आजकल की स्थिति भी कुछ ऐसी ही हो चुकी है। मिलिंद सोमन जैसे सेलिब्रिटी शायद अभी भी हैं, जो हम सभी देख पा रहे हैं कि वो अभी भी एथलीट और भागने में बहुत तेज हो जाएंगे, और वहीं पे हमारे एज के हम अपने साथ वालों को देखें तो हमें दिखता है कि हम लोग के अंदर कितनी कम एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं हम सबको ये चीज समझ में आ रही है कि शायद उम्र सिर्फ, एजिंग इज नॉट जस्ट अ नंबर ऑन द कैलेंडर। ये वो थकान है, ये वो जॉइंट पेन है, या वो शुगर इम्बैलेंस है, या वो स्लीपलेसनेस है, या वो इरिटेबिलिटी है जो कहीं ना कहीं हम सभी के अंदर आ रही है वक्त से पहले, जिसको शायद थोड़ा और वक्त के बाद आना चाहिए था। तो ट्रू एजिंग जो है ना, वो हमारे सेल्स के अंदर शुरू हो रही है, हमारे बर्थडे के हिसाब से नहीं। अब क्योंकि हम एजिंग की बात कर रहे हैं तो मैं अभी एक बहुत अच्छा सा डेटा अभी तत्व इंडिया ने पब्लिश किया था, और ये डेटा 2023 का है, और अगर हम इस सब पे ध्यान दें तो हमें समझ में आएगा कि इंडिया का फर्टिलिटी रेट सडनली डिक्लाइन हो रहा है। हम अभी 2.1 पे भी नहीं, अब हम शायद 1.9 पे आ चुके हैं, जो कि पहले, मतलब पिछले 5 साल में 2.1 पे थे और उससे पहले तो और भी बेटर थे। तो इंडिया का जो फर्टिलिटी रेट है ना, वो सडनली बहुत बहुत जल्दी जल्दी डिक्लाइन कर रहा है। इसके साथ और थोड़े से अच्छे डेटाज हैं हमारे पास। अगर हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस से डेथ की बात करें तो हम 60% पे हैं। दिस दिस ऑल डेटा आर ऑल अबाउट इंडिया, तो हम किसी और देश की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ इंडिया की बात कर रहे हैं। इंडिया में 60% से ज्यादा लोगों की जो डेथ होती है वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से होती है, तो यानी कि हार्ट डिजीज, डायबिटीज और कैंसर की अगर हम बात करें तो 10 में से 6 मृत्यु अगर इंडिया में हो रही है तो वो इन्हीं 3 बीमारियों से हो रही है। हर 5 में से 1 महिला जो इंडिया में रहती है उसको पीसीओएस है। इफ समवन इज नॉट अंडरस्टैंडिंग, तो पीसीओएस यानी पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की हम बात कर रहे हैं, जहाँ पे एक फीमेल के ओवरी में सिस्ट हो जा रहा है और उसके वजन बढ़ रहे हैं, हेयर ट्रांसिशन ज्यादा हो रहा है। तो हर 5 में से 1 महिला को पीसीओएस है।
50% ड्रॉप हो रखा है स्पर्म काउंट में, यानी कि 30 ईयर्स के आसपास जब तक आप पहुंचते हैं तब तक मेल फर्टिलिटी डिक्लाइन होकर 50% के आसपास आ चुकी है। तो नियरली हाफ इन जस्ट 30 ईयर्स। 80% पीपल इन इंडिया आर वाइटामिन डेफिशिएंट। तो इसलिए हम लोग के लिए एक बहुत कॉमन सा टेस्ट आजकल के जमाने में हो चुका है कि आपको प्रॉब्लम क्यों हो रही है, विटामिन डी का टेस्ट करा लो, कम ही आएगा, और आपके जोड़ों के दर्द इसी वजह से हो रहा है। दैट इज वाई सप्लीमेंटेशन इज वेरी कॉमन इन इंडिया। बट बात यहाँ पे समझने की है कि क्या विटामिन डी डेफिशिएंसी इतनी कम थी कभी? जब हम 1990s और 80s और 70s अपने फादर और अपने दादाजी को देखते थे, तो क्या इतनी कम हुआ करती थी? क्या ये चीजें इतनी कॉमन थी जितनी 2025 में हम बैठ के डिस्कस कर रहे हैं? इंडियाज एवरेज लाइफ स्पैन इज राइजिंग। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, जो एवरेज लाइफ स्पैन है वो तो बढ़ रहा है। हम अगर पिछले 10 साल की बात करें और इन 10 सालों की बात करें तो एवरेज लाइफ स्पैन बढ़ा है। हम 10 साल ज्यादा जिंदा रहते हैं। बट क्या ये जिंदा रहना हेल्दी लिविंग है? हो सकता है हम 70 साल तक जिंदा रह जाएंगे, पर क्या हम 70 साल तक उस लायक रह जाएंगे जिस लायक हमारे दादाजी थे या उनके दादाजी थे? क्योंकि वो लोग तो 100 और 125 साल तक जिंदा रह जाते थे। पर क्या वो जिस एनर्जी में 100 साल और 90 साल बिताते थे, क्या हम उस एनर्जी तक रह जाएंगे? तो ज्यादा बड़ा सवाल यहाँ पे ये है कि आजकल का यूथ जो 50 तक पहुंचा भी नहीं है, शायद 35 की एज में 50 का महसूस कर रहा है खुद को, और 50 की एज में 70 का महसूस कर रहा है खुद को। तो क्या हम सच में लंबा जी रहे हैं, या हम जल्दी मर रहे हैं? मतलब धीरे धीरे मर रहे हैं, जल्दी नहीं मर रहे हैं, सॉरी, धीरे धीरे मर रहे हैं। तो आर वी ट्रूली लिविंग लॉन्गर और जस्ट डाइंग स्लोअर? क्योंकि हाँ, ये तो सवाल है कि हम शायद लंबा जी रहे हैं, हमारा लाइफ स्पैन बढ़ गया इंडिया का, क्योंकि हमारे पास अच्छे खासे हेल्थ के बड़े बड़े पैरामीटर्स आ गए हैं, हमारा मोर्टालिटी रेट बड़ा कम हो गया है, हमारे हेल्थ का एक्सपेंडिचर बहुत अच्छा हो गया है, कॉन्ग्रेचुलेशन टू दैट। बट क्या सीरियसली हम ज्यादा लंबा जी रहे हैं या हम धीरे धीरे मर रहे हैं, घुट घुट के और बेटर तरीके से? एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, दिल्ली का AQI बहुत अच्छा है इस समय पे, और मैं इस समय दिल्ली में ही बैठा हूँ, तो इट इज लाइक स्मोकिंग 10 सिगरेट्स एट अ डे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो जो ये एजिंग है जो आपके सेल्स में शुरू हो रही है, इसमें कुछ चीजों पर के बारे में जरूर डिस्कशन कर सकते हैं। फास्ट एजिंग का सबसे पहला जो मैटर है ना, वो हमारे सेल्स में शुरू हो रहा है। ठीक है। तो एजिंग सिर्फ चेहरे की वो झुर्रियां नहीं है, ये एक साइलेंट सिग्नल्स हैं जो डीप विदिन कहीं अंदर से चल रही हैं। प्यूबर्टी वक्त से पहले आ जा रही है, तो इस वजह से हार्मोन एग्जॉशन भी वक्त से पहले हो जा रहा है। पहले के डेटा में अगर प्यूबर्टी 16 केस पे आती थी, 15 पे आती थी, तो आजकल 9 या 10 पे प्यूबर्टी आ जा रही है। लो फर्टिलिटी, तो इस वजह से रिप्रोडक्टिव एजिंग बहुत जल्दी हो रही है। वुमेन के फर्टिलिटी ड्रॉप कर रहा है शार्पली आफ्टर 30, एंड मेन का टेस्टोस्टेरोन डिक्लाइन कर रहा है बाई 25। नाउ व्हाट इज द एज? 25, सीरियसली। 25 वो एज होती है जब हम कहते हैं कि बच्चे की शादी करने की उम्र हो गई है, और यहाँ 25 पे टेस्टोस्टेरोन डिक्लाइन कर चुका है। हेयर लॉस, एक्ने, PCOD, ये मेटाबॉलिक एजिंग है, और ये विजिबल सिम्टम्स हैं जो ये बता रहे हैं कि डीपर लेवल पे हार्मोनल मेटाबॉलिक ब्रेकडाउन हो रहा है। अर्ली रिंकल्स या सेलुलर डैमेज हो रहे हैं। जस्ट अ सेकेंड, सॉरी। ठीक है। सो अर्ली रिंकल्स आ रहे हैं और सेलुलर डैमेज हो रहा है, तो स्किन एजिंग जो है वो मिरर ये दिखा रही है कि DNA लेवल पे हर सेल में कुछ ना कुछ बदलाव आ रहा है। तो इसमें सच क्या है? सच ये नहीं कि हम शरीर से या स्किन से एज हो रहे हैं, या बाल कम हो गए इसलिए हम एज हो रहे हैं। ये जो एज है ना, ये सेल्स में है। ये एज जो है वो स्किन पे नहीं है, और ये फास्टर एक्सेलरेट कर रही है। आज से 10 साल 20 साल पहले की बात करते तो शायद हम उससे ज्यादा फास्टर तरीके से एज कर रहे हैं। दो तरीके की एजिंग होती है। इनमें से हम कौन सा कंट्रोल कर सकते हैं, सबसे पहले इस पे बात करें। तो एक तो है क्रोनोलॉजिकल एजिंग, जिसको हम बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर सकते। ये वो ईयर काउंट है जो कैलेंडर के हिसाब से चल रहा है, और ये आगे बढ़ते जाएगा, आप चाहे जो भी कर लीजिए। तो ये कंट्रोल नहीं होगा, इसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं। लेकिन एक दूसरे तरीके की एजिंग है जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, एंड दैट इज बायोलॉजिकल एजिंग। द एज ऑफ योर सेल्स, ये स्लो हो सकती है, ये रिवर्स हो सकती है, और ये रिवाइंड हो सकती है विद द राइट चॉइसेस। तो अगर आपके चॉइसेस ठीक हैं तो आप इसको रिवाइंड कर सकते हैं। इसमें एक टेलोमेयर होता है। सो एवरी टाइम अ सेल डिवाइड्स, प्रोटेक्टिव कैप्स कॉल्ड टेलोमियर शॉर्टन। तो जब जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाएगी, हमारे सेल डिवाइड होते जाएंगे। ठीक है। ये जो सेल डिवाइड हुए, इसमें एक टेलोमियर और छोटा होते जाएगा। ठीक है। जब ये सेल मरेगी तो ये टेलोमियर भी मरेगा। धीरे धीरे धीरे, यही एजिंग कहलाती है।
तो आपका जो ये टेलोमियर है, ये जितना शॉर्ट होते 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 खत्म होते जाएगा, दिस इज बेसिकली कॉल्ड एजिंग। ठीक है। अब ये टेलोमियर किस किस चीज पर डिपेंड करता है, इस पे भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला है क्रॉनिक स्ट्रेस। द बेस्ट पार्ट इज ना कि हम ये जो पांचों पॉइंट पे डिस्कशन करेंगे, इसमें से ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम नहीं जानते। इसमें से ऐसा कुछ नहीं है जो शायद हमने कभी सुना नहीं है या हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमें सुनाया नहीं है। बट इसके बाद भी हम में से कितने लोग मानते हैं, ये चीज थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना। शायद आज का पूरा लेक्चर इसी चीज पे होगा। आज के 20 स्लाइड्स में से ऐसा कुछ नहीं है जो हम नहीं जानते। क्रॉनिक स्ट्रेस कौन नहीं जानता है कि टेंशन लेने से आपकी आपकी उम्र घटती है। ये तो शायद हमारे यहाँ कहावतों में कहा गया है कि आप जितनी ज्यादा टेंशन लेंगे आपकी उम्र उतनी ज्यादा कम होगी। कॉर्टिसोल, अब इसको थोड़ा सा और अच्छे लेवल से साइंटिफिकली पढ़ें तो कॉर्टिसोल आपके टेलोमेयर्स को कम कर देता है, जिसकी वजह से आपकी उम्र घट जाती है। पुअर स्लीप, हमारे यहाँ सब लोग बहुत अच्छे से कहा करते थे कि रात की नींद बहुत जरूरी है, तो आप रात में जरूर सोइए। सेल्स कांट रिपेयर, तो जो टेलोमेयर है उसको रिपेयरिंग के लिए एक वक्त चाहिए। अगर आप अच्छी नींद नहीं लेंगे तो वो रिपेयर नहीं होता है। थर्ड इज प्रोसेस्ड फूड। प्रोसेस्ड फूड मतलब ये आजकल के जमाने में जो हम खा रहे हैं, जो बहुत इजीली जोमेटो और स्विगी के थ्रू हमारे घरों तक पहुंचाया जा रहा है, जो हम तुरंत तुरंत ऑर्डर कर देते हैं, दैट इज द प्रोसेस्ड फूड। आजकल के जमाने में अगर हम बोलें कि सहजन की सब्जी खानी है तो शायद किसी को नहीं समझ में आएगा, बट अगर हम बोलें कि एसीवी के साथ मोरिंगा के टैबलेट्स आ रहे हैं या मोरिंगा पाउडर खा लो, तो माय गॉड, इट इज द वायरल थिंग। आजकल हर किसी को खाना है। एवरीवन वांट्स टू गेट देयर हैंड्स ऑन मोरिंगा, लेकिन बिहार का सबसे फेमस फूड है सहजन और यूपी में बहुत इजीली अवेलेबल है, कोई खाना नहीं चाह रहा है। तो प्रोसेस्ड फूड ये क्या कर रहा है, ये हमारे बॉडी के इन्फ्लामेशन को एक्सेलरेट कर रहा है। हमारे बॉडी में बार बार वो इन्फ्लामेशन हो रहा है, जिसकी वजह से जिस टेलोमेयर को शायद थोड़ा सा और बेटर स्पीड पे होना चाहिए था, वो नहीं हो पा रहा है। देन देर इज सेडेंट्री लाइफ। सेडेंट्री लाइफ ये भी हम सब जानते हैं बहुत आराम से कि आराम की जिंदगी अगर हमें जीना है तो हमारा सर्कुलेशन बहुत स्लो हो जाएगा, और इस वजह से हमारे जो टेलोमेयर है जिसको और बेटर वर्क करना चाहिए था वो नहीं कर पाएगा। एंड द लास्ट इज इन्फ्लामेशन। अब आइए उन हिडन किलर्स की बात करते हैं जो इस एज को स्पीड अप कर रहे हैं। इंडिया में जब हम एज की बात करते हैं और इसकी स्पीड अप की बात करते हैं, तो सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज स्लीप डिप्रिवेशन। एंड इंडिया इज द वर्ल्ड्स मोस्ट स्लीप डिप्राइव्ड नेशन। तो हम चाहे कितना भी कह लें कि हमारे घर के बच्चे बहुत सोते हैं, बट द फैक्ट इज कि इंडिया इज अ स्लीप डिप्राइव्ड नेशन। हमारे यहाँ पे नींद बहुत अच्छी नहीं है लोगों की, या नींद बहुत अच्छी पूरी नहीं होती है लोगों की। मोस्ट पीपल गेट 5 to 6 hours, फार बिलो द एसेंशियल 7 to 8 hours, एंड नीडेड फॉर सेलुलर रिपेयर। तो एक साथ अगर हम सोने की बात करें तो मोस्ट ऑफ द जनता जो इंडिया की है वो 5 से 6 घंटे ही सो पाती है। क्या लगता है कारण क्या है? देर वॉज अ जनरेशन, हम जिन गाँव में पैदा हुए हैं वहां पे एक जनरेशन थी, शायद जेन जी से हम गाँव की बातें करेंगे तो उनके लिए एग्जिस्ट नहीं करता है, बट ऑल द मिलेनियल सिटिंग हियर, हम जिन गाँव से पैदा हुए हैं और जिन गाँव में रहे हैं वहां पे लोग 7 बजे सो जाया करते थे और सुबह 4 5 6 बजे उठा करते थे और खेतों में जाया करते थे। तो अगर हम इस टाइम को काउंट करें तो हमें सीधा सीधा समझ में आएगा कि 5 और 6 घंटे से बहुत ज्यादा हुआ करता था, एंड एक बहुत अच्छा टाइम होता था सोने का। सेकंड आते हैं अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड। इंस्टेंट नूडल्स, फ्राइड स्नैक्स, बिस्किट्स, पैकेज नमकीन, ये हम सभी के घर में भरे पड़े हैं। एंड इतने सारे टॉक्सिन्स हैं इनमें जिन पे डिस्कशन करने का कोई मतलब नहीं। हम सारे यहाँ पे डॉक्टर्स हैं, हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि इनमें कितने अच्छे टॉक्सिन्स भरे हुए हैं। बट द मेन मैटर इज अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड। ये जो फूड है जो हम सबके घरों में अच्छे से भरा पड़ा है, हम सबके बच्चे, हम सबके रिश्तेदार, हम सबके जानने वाले और हम खुद जिनके बिना नहीं रह सकते, ये वही सारी चीजें हैं। द थर्ड इज क्रॉनिक स्ट्रेस। वेलकम टू इंडिया। क्रॉनिक स्ट्रेस तो हमारे यहाँ बहुत कॉमन है, फ्रॉम एग्जाम्स टू जॉब्स, मनी, सोशल प्रेशर। स्ट्रेस हार्मोन्स आर रिलेंटलेसली हाई एंड शॉर्टनिंग टेलोमेयर्स। सो स्ट्रेस पे तो हम क्या ही डिस्कशन करें, हमारे यहाँ बहुत कॉमन मुद्दा है। हमारे यहाँ तो हर कोई शायद एक नेक्स्ट वीडियो या एक नेक्स्ट रील स्ट्रेस पे ही बनती है। सिटिंग टू मच, दिस इज अ मेन कंसर्न जिसपे हम डॉक्टर्स को भी विचार करना चाहिए। अगर आप बहुत वक्त तक एक जगह बैठे हुए हैं तो ये आपके सर्कुलेशन को स्लो करता है। सजेशन यहाँ पे मेरा ये होगा कि अगर आप 45 मिनट से ज्यादा बैठ रहे हैं तो थोड़ा सा उठिए, 2 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए चलिए, और अपने काफ मसल्स को याद दिलाइए कि वो आपके पेरिफेरल हार्ट है। वो थोड़ा सा चलना काफी होगा, दैट वुड बी मच इनफ। एंड फिर वापस आके बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। अगर हमारी जॉब, क्योंकि ऑब्वियसली हम क्लिनिशियंस की जॉब ऐसी है जहाँ पे हम 6 घंटे 8 घंटे 9 घंटे लगातार बैठ रहे हैं और सुन रहे हैं लोगों की बातें, तो यहाँ पे जरूरी है कि हम अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखें। तो अगर हम 5 मिनट के लिए उठ के टहल ले रहे हैं तो दैट वुड बी गुड फॉर अस, क्योंकि ये सिटिंग टू मच हमारा सर्कुलेशन, मेटाबॉलिज्म और हार्मोनल बैलेंस तीनों खराब करेगा।
फिफ्थ इज विटामिन डी डेफिशिएंसी एंड मुझे लगता है ये 2020 में जितना ट्रेंड में है और रैम्पेंट है, शायद 1990s में इतना नहीं हुआ करता था। क्योंकि एक वो जमाना था जब लोग धूप में ही सारे काम किया करते थे, और एक आज का जमाना है जब लोग धूप में जाना नहीं चाहते हैं। हर कोई एसी चाह रहा है, हर कोई घर में होम प्योरीफायर लगा दिया है, और हम घर में बैठना पसंद कर रहे हैं, बट हम कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं। सो आई थिंक विटामिन डी डेफिशिएंसी 80 to 90% ऑफ इंडियंस लैक करते हैं, एंड इट इज अ डेफिशिएंसी। इसके बारे में हम सभी को बात करनी चाहिए। जरूरी है बोन्स के लिए, जरूरी है स्किन्स के लिए, जरूरी है हार्मोनल एजिंग के लिए। तो विटामिन डी इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग। पॉल्यूशन एंड टॉक्सिन्स, अभी बात किया मैंने, अभी बताया कि एयर पॉल्यूशन तो बहुत ही अच्छा हो चुका है इंडिया का। वाटर पॉल्यूशन पे हम सभी जानते हैं हमारे यहाँ की नदियों की क्या स्थिति है। हम अपने बचपन को और अभी की स्थिति को, मतलब मैं 30 ईयर्स पे बैठा हूँ और मैं अपने बचपन को और अभी की स्थिति को आकलन करूँ तो ही बहुत अच्छा खासा हो चुका है। मैंने मेरे गांव में मेरे बचपन में गंगा जी को देखा था और आज भी देखा है। मैं वो डिफरेंस बहुत अच्छे से जानता हूँ। जो मेरे से बड़े यहाँ बैठे हैं वो भी बहुत अच्छे से जान रहे हैं। तो पॉल्यूशन और टॉक्सिन से एक बहुत बड़ा लेवल है, और ये हर हिसाब से हमें अफेक्ट कर रहा है, स्पेशली स्पर्म काउंट पे और सेलुलर डैमेज पे। देन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जिसपे हम होम्योपैथ शायद ज्यादा इंपॉर्टेंटली वर्क करते हैं, दैट इज इमोशनल सप्रेशन। वो ट्रॉमा, वो इमोशन जिसको शायद हमने कभी एक्सप्रेस नहीं किया, और वो हमारे अंदर जो रह गया, वो हमें ज्यादा एज करा रहा है इन कंपैरिजन टू बाकी सारी चीजों से। तो इस पे भी हमें बात करने की जरूरत है। ये 7 फैक्टर्स हैं, और अगर आपकी लाइफ में इनमें से 5 से ज्यादा हैं तो आप 2 से 3 गुना ज्यादा जल्दी ग्रो कर रहे हैं इन कंपैरिजन टू योर फादर और योर ग्रैंडफादर। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू दैट। आप उनसे जल्दी, उनसे अच्छे हैं किसी चीज में। अब यहाँ पे सबसे मोस्ट फैक्टर, क्योंकि मैंने प्रॉब्लम्स बता दी, अब प्रॉब्लम्स के बाद धीरे धीरे इस पे बात करते हैं कि इसमें अच्छा क्या करना है। बट ये पूरा का पूरा सिर्फ डाइट एंड रेजिमेंट की क्लास नहीं होने वाली है या लेक्चर नहीं होने वाला। हम सिर्फ डाइट एंड रेजिमेंट पे डिस्कस नहीं करेंगे, हम आगे डिस्कस करेंगे कि हम होम्योपैथ और बेटर क्या कर सकते हैं। सबसे पहले स्लीप पे बात कर लेते हैं, द अल्टीमेट एंटी एजिंग मेडिसिन। क्यों? क्योंकि आपकी कोई क्रीम, आपका कोई सिरम, आपका कोई प्रोसीजर उतनी एंटी एजिंग नहीं दे सकता जितनी एक पावरफुल नाइट डीप रिस्टोरेटिव स्लीप दे सकती है। अब यहाँ पे सारे ही वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला तो नाइट की बात हो रही है, तो वो लोग जो रात में कॉर्पोरेट में जॉब कर रहे हैं, सॉरी टू से, आपकी नींद कितनी भी पूरी हो जाए बट आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कभी अच्छा नहीं होने वाला, क्योंकि आपकी नींद रात में पूरी नहीं हो रही है। हाँ, आपने अपने शरीर का सर्केडियन रिदम बिगाड़ के रखा हुआ है। सेकेंड, मेलाटोनिन सिक्रीशन की बात कर रहे हैं हम। मेलाटोनिन बूस्ट अगर नहीं होगा तो आपका जो डीएनए, आपका जो फ्री रेडिकल, जो सेल्स है जो लड़ते हैं, जिनका रिपेयर बहुत जरूरी है, वो मेलाटोनिन करेगा। तो ऑब्वियसली उसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। रिस्टोरेटिव इसलिए क्योंकि अगर आपकी स्लीप अच्छी है, अगर आपकी स्लीप डीप है और आपने एक अच्छी नींद पूरी की है, तो आपका शरीर बहुत अच्छा होगा। जब आप वापस से उठ रहे हैं तो काफी रिस्टोरेशन में जाएंगे आप। सेल्स में रिपेयरिंग होगा, कोलाजन बनेगा, एंड फर्टिलिटी ऑब्वियसली इंप्रूव्स। तो आजकल के जमाने की जो मोस्ट ऑफ द सबसे बड़ी प्रॉब्लम जिस पे हम डिस्कशन करते हैं, हम क्लिनिशियंस के पास बहुत बड़े केसेस आते हैं फर्टिलिटी के। तो ऑब्वियसली फर्टिलिटी एंड हॉर्मोन्स पे बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है स्लीप। तो आपका एक्शन क्या होना चाहिए यहाँ पे? कोशिश कीजिए कि 7 से 8 घंटे की अनइंटरप्टेड स्लीप लीजिए। तो अपना बेडरूम डार्क रखिए। डार्क क्यों? मेलाटोनिन सिक्रीट्स मोर बेटर इन डार्कनेस देन इन लाइट। तो वो बच्चे जो अंधेरे से डरते हैं, प्लीज एक छोटा सा बल्ब किसी कोने में जला लीजिए, लेकिन अंधेरा रखिए अपने कमरे में। कूल रखिए, स्क्रीन फ्री रखिए। थोड़ा सा ठंडा होगा, नींद ज्यादा अच्छी और गहरी आएगी। और स्क्रीन फ्री, तो जब आप सोने जा रहे हो उससे आधे घंटे पहले कम से कम अपने फोन को अपने से दूर रख दीजिए। सेकंड, एक चीज शायद मुझे लगता है धीरे धीरे एज के साथ हमें समझ में आ रही है कि हमारे पूर्वज जो करते थे वो शायद समझदारी वाला काम था, जो हमसे उतना मतलब हम शायद वक्त के साथ हम लोग ट्रेंड को ज्यादा फॉलो करने लगे और उसी से छूट गए कहीं ना कहीं। उन लोगों के टाइम पे ना वो लोग एक बड़ा प्लेट लेके बैठते थे जिसमें काफी सारी चीजों के पोर्शंस हुआ करते थे, और वो पोर्शंस आजकल छूट गए। आज हम एक ही चीज लेके एक छोटा सा बोल में खा लेते हैं, वी फील दैट वी हैव गॉट ऑल द न्यूट्रिशन, जो मुझे लगता है प्रॉब्लमेटिक है। समझते हैं कैसे? अगर हम एंटी एजिंग प्लेट लेके खाना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि हम ऐसा खाना खाएं जो हमें ज्यादा यंग बने रहने में हेल्प करे, तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि आपके आधे प्लेट में तो प्लांट्स होने चाहिए। तो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड ग्रीन्स। मम्मियाँ जो चिल्लाती हैं कि सब्जी जरूर खाना है, फ्रूट जरूर खाइए, ग्रीन जरूर खाइए, तो वो। सेकेंड, आपका एक चौथाई प्लेट प्रोटीन से होना चाहिए। तो यहाँ पे दाल, राजमा, सोयाबीन, पनीर, एग्स, योगर्ट, आपको जो भी अवेलेबल है आप उसमें से वो रखेंगे। और बाकी का 1/4 प्लेट रखिए होल ग्रेन्स को।
तो यहाँ पे मैं रोटी और चावल के ज्यादा मिलेट्स को, ब्राउन राइस को, ओट्स को, ऐसी चीजों को प्रमोट करूंगा। होल ग्रेन्स तो हम फिर से वही बोल रहे हैं कि प्रोसेस्ड नहीं होना चाहिए। उतना प्रोसेस हो के जहाँ पे हमारे यहाँ जो पॉलिश होके चावल आता है, फिर वो चावल में उतना बचता नहीं है जितना पहले था। वो दरा हुआ दलिया मुझे लगता है शायद ज्यादा हेल्पफुल है इन कंपैरिजन टू वो बासमती चावल जो शायद हमारे घर में आके रखा हुआ है। इसके अलावा कुछ टॉप एंटी एजिंग फूड्स हैं जिसपे हमें जरूर ध्यान देना चाहिए, जहाँ पे मैं जरूर प्रमोट करूंगा नट्स एंड सीड्स को। और यहाँ पे मैं उन नट्स और सीड्स की बात नहीं कर रहा हूँ जो मार्केट में अवेलेबल है, क्योंकि लिटरली वो तो कितनी अच्छी क्वालिटी के आते हैं वो हम सभी जानते हैं। बट आई वुड प्रमोट एंड आई वुड सजेस्ट कि अगर आपके घर में कद्दू की सब्जी बन रही है, तो उस कद्दू के बीज को निकाल लें, उसको धूप में सुखाएं, उसको पीस लीजिए मिक्सी में, या वैसे खा सके तो जरूर खाएं, क्योंकि उसमें एक अच्छा खासा मैग्नीशियम का सोर्स है। घर में सूरजमुखी का बीज अगर इजिली अवेलेबल हो जा रहा है, किसी के पास खेतों का कोई है, कनेक्शन है, तो प्लीज उसमें जिंक का बहुत अच्छा वो है, सोर्स है, उसको जरूर लीजिए। तो जितना ज्यादा हो सके नट्स और सीड्स को अपनी लाइफ में ऐड कीजिए। बेरीज को ऐड कीजिए। जब हम बेरीज की बात करेंगे तो हम यहाँ स्ट्रॉबेरी भी बोल रहे हैं, या कोई भी खट्टी चीजें जो हमारे यहाँ इजिली बहुत बहुत इजिली अवेलेबल थी एक समय पे, हम लोग बहुत आसानी से खाते थे जब हमारा खेतों से कनेक्शन हुआ करता था। तो उन चीजों को जरूर लीजिए, क्योंकि ये अच्छा खासा एंटीऑक्सीडेंट दे रहे हैं बॉडी में। प्योर घी, घी की बात करूंगा मैं, क्योंकि घी इज ऑलरेडी अ बहुत बड़ा ट्रेजर, जरूरी है हमारी बॉडी के लिए। तो अगर आपको जितना ज्यादा प्योर घी मिल जा रहा है, प्लीज यूज कीजिए। एंड देन वी टॉक अबाउट मिलेट्स। एक ऐसा जमाना जब ये खेतों में उगा करता था और फेंक दिया जाता था, कोदो कोई नहीं खाता था, और आज इट इज द मोस्ट गट फ्रेंडली फाइबर रिच एंशियंट ग्रेन, जो कि हम सभी को यूज करना चाहिए। ये ब्लड शुगर को स्टेबलाइज करेगा और इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करेगा। 70% ऑफ एंटी इन्फ्लामेटरी फूड हमें जरूर यूज करने चाहिए। तो यहाँ हम बात करें घी की, यहाँ हम बात कर रहे हैं हल्दी की, यहाँ हम बात कर रहे हैं अदरक की, ग्रीन टी की, या सीजनल प्रोडक्शंस की, तो इनको जरूर यूज कीजिए। 20% प्रोटीन का होना चाहिए ताकि मसल्स और कोलेजन अच्छे से वर्क करते रहें, बॉडी में बढ़ते रहें। एंड 10% हेल्दी फैट होना चाहिए ताकि हॉर्मोन्स को प्रमोशन मिलता रहे। तो नट्स एंड सीड्स आर वन ऑफ दोज। यहाँ पे शुगर को अवॉइड कीजिए, या फिर रिफाइंड ऑयल्स को अवॉइड। बट रिफाइंड में पूड़ी नहीं बनेगी तो हम अमीर आदमी कैसे कहलाएंगे। नेक्स्ट, फास्टिंग, सनशाइन एंड मूवमेंट, नेचर्स एंटी एजिंग ट्रायो। तो सबसे पहले इंटरमिटेंट फास्टिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि नया नहीं है। हमारे बहुत पुराने टाइम से हमें व्रत रखना बताया गया। इंटरमिटेंट फास्टिंग भी वही है। अगर आप 14 से 16 घंटे तक अपने बॉडी को फास्ट करा सकते हैं, भूखा रख सकते हैं, तो आपकी बॉडी एक नेचुरल प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग में चली जाएगी, और आपके जो डैमेज्ड सेल्स हैं वो रीजनरेट कर जाएंगे एक न्यू वंस में। तो अगर आप रात में 7 बजे तक सो जाते हैं, या रात में 7 बजे तक अपना डिनर खत्म कर लेते हैं, अब 8-9 बजे तक भी सो जाइए, और सुबह का ब्रेकफास्ट 9 से 10 बजे के आसपास में करते हैं, तो आपने 14 से 16 घंटे के आसपास का एक इंटरमिटेंट फास्टिंग रख लिया है। और इससे आप कहीं ना कहीं अपने बॉडी को प्रमोट कर रहे हैं ज्यादा स्वस्थ जीने की तरफ, या ज्यादा लंबा जीने की। या आपके ग्रोथ हार्मोन को बूस्ट करेगा, या आपके इंसुलिन की सेंसिटिविटी को शार्पन करेगा, और कहीं ना कहीं आपकी एजिंग को स्लो करेगा। सेकेंड है विटामिन डी एंड सनलाइट। ऑब्वियसली इसकी इंपॉर्टेंस है, और तभी इसी शुरू से हमें ये चीज समझाई गई थी कि थोड़ा सा ना धूप में जाना जरूरी है। इंडिया हैज सनशाइन 300 डेज अ ईयर। ऑब्वियसली हम अमेरिका से बहुत बेटर हैं इन चीजों में, कि हम हमारे यहाँ धूप आती है। हमारे यहाँ घर इस तरीके से बनाए जाते थे कि आप खिड़की खोलो और घर में धूप आए। येट 80% आर डेफिशिएंट। आज के जमाने में 80% बच्चे, 80% लोग डेफिशिएंट हैं धूप से। मॉर्निंग सन एक्सपोजर फॉर 20 मिनट्स। अब देखिए यहाँ पे कोई 1 घंटे और 2 घंटे और 5 घंटे की बात नहीं हो रही, 20 मिनट भी अगर आप धूप में बैठते हैं, तो आपकी इम्यूनिटी, आपके हॉर्मोन्स, आपकी फर्टिलिटी, आपका बोन हेल्थ, ये सारा सपोर्ट हो रहा है। सनशाइन इज फ्री, लेकिन डेफिशिएंसी उसकी एक्सपेंसिव है, तो प्लीज हम इस चीज पे ध्यान दें तो बहुत बेटर है। एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे क्लिनिक में बच्चे आते हैं जिनको एडिनॉइड्स होता है, जिनको टॉन्सिल्स होता है, जिनकी इम्यूनिटी बहुत वीकेंड है। हमें पता है कि अभी मौसम बदलेगा और ये अभी छींकता खांसता हमारे क्लिनिक पे आएगा, और हम इनको कैलकेरा कार्ब या साइलेशिया या बराइटा कार्ब और ऐसी मेडिसिन दे रहे हैं। पर जरा समझिए, बराइटा कार्ब, साइलेशिया, कैलकेरा कार्ब, ये सारी एक ग्रुप की मेडिसिन हैं। इन सभी में एक रूब्रिक बहुत कॉमन है। अगर मैं रूब्रिक की बात करने पे आऊँ, तो इसका एक रूब्रिक बहुत कॉमन है कि ओवर केयरिंग से एग्रावेशन है इन तीनों मेडिसिन को। हम जब भी ओवर केयरिंग एग्रावेशन की बात करते हैं, तो सिर्फ यही 3 मेडिसिन आती हैं रूब्रिक्स में। ओवर केयरिंग का मतलब क्या है? ऐसे घर वाले जो अपने बच्चों का इतना ध्यान रख रहे हैं कि ना धूप में जाने देंगे,
ना छींकने देंगे, ना खांसने देंगे, ना मिट्टी में खेलने देंगे, ना वो बच्चा बिस्तर के नीचे जा पाएगा, ना पड़ोसी से मिल पाएगा, वो सिर्फ घर में रहेगा, राजा बेटा बन के कुर्सी पे बैठेगा, कुर्सी पे खाना आएगा, कुर्सी पे खाएगा और कुर्सी। सो दैट इज इम्यूनिटी की प्रॉब्लम। अब यहाँ पे अगर हम उस बच्चे को सजेस्ट कर दें कि आप विटामिन डी लीजिए, आप सनलाइट लीजिए, तो सबसे पहले तो आप घर वालों के दुश्मन हैं, लेकिन उसके बाद भी उस बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ेगी और कहीं ना कहीं वो बच्चा कुछ अच्छा कर पाएगा। तो आई एम नॉट सेइंग कि मेडिसिन आर नॉट इम्पॉर्टेंट, बट मेडिसिन के साथ मैनेजमेंट, मतलब हैंड इन हैंड, ये जरूरी है। मूवमेंट और सिटिंग, अगर हम इसका कंपैरिजन करें तो जितना ज्यादा सिटिंग उतना फास्टर एजिंग। तो आपको 10,000 स्टेप नहीं है जरूरी, लेकिन दिन में 45 मिनट तो चलिए, थोड़ा सा निकलिए घर से बाहर, वॉक फॉर 2 मिनट्स, 45 मिनट्स के बाद 2 मिनट चलना भी काफी है। दिस सिंपल हैबिट कीप्स द ब्लड फ्लोइंग, हॉर्मोन्स बैलेंस्ड और स्किन को ग्लो कराएंगी। इसके बाद बात करते हैं स्ट्रेस की, हॉर्मोन्स की और डिटॉक्स की। ये फाइनल कीज है। अगर आपने स्ट्रेस को मैनेज कर लिया तो आप एजिंग को स्टॉप कर देंगे। जैसे जैसे आपका कॉर्टिसोल बढ़ेगा, वैसे वैसे आपका एजिंग एक्सेलरेट करेगा। क्रॉनिक स्ट्रेस जितना ज्यादा होगा, ये आपके यूथ को किल कर रहा है। सो प्रैक्टिस करें डीप ब्रीदिंग, मेडिटेशन, या सिंपली अपना टाइम स्पेंड करें नेचर के साथ। सो यहाँ नेचर बोल रहा है, फोन, नेटफ्लिक्स और अमेजोन नहीं बोल रहा है। आपके घर के आसपास कहीं पार्क है, अगर आपने घर में कहीं पेड़ लगाए हैं, तो वहां जाके बैठिए, थोड़ी देर वहां पे प्राणायाम कीजिए, सांस लीजिए, सूर्य नमस्कार कीजिए, जो भी आपसे हो पाए। बट अगर आप ये 15 मिनट 20 मिनट भी कर पाते हैं, तो आप अपने कॉर्टिसोल को चेक में रख पाते हैं। अपने एंटी एजिंग हार्मोन्स को बैलेंस कर सकते हैं आप। एंटी एजिंग हार्मोन्स क्या हैं? थायराइड हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, मेलाटोनिन, डीएचईए, टेस्टोस्टेरोन या एस्ट्रोजन। कैसे सपोर्ट करना है? मॉर्निंग में सनलाइट एक्सपोजर लेके, स्क्रीन टाइम को थोड़ा सा रिड्यूस करके, हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट करके, 7 से 8 घंटे की डीप स्लीप लेके। इतनी बेसिक सी चीजें हैं, लेकिन ये आपको एंटी एज होने से बचा सकती हैं। आप अपना रेगुलर बेसिस पे मंथ में एक बार जरूर गट, लिवर, किडनी को डिटॉक्स कीजिए। दैट इज एन एंटी एजिंग फाउंडेशन। द फर्स्ट इज गट हेल्थ। ज्यादा से ज्यादा प्रोबायोटिक्स को यूज कीजिए। योगर्ट हो सकता है, दही हो सकता है, छाछ हो सकता है, फर्मेंटेड फूड जैसे हमारे यहाँ बहुत इजीली बन जाता है इडली और डोसा, तो ऐसी चीजें खा सकते हो आप। प्रीबायोटिक्स में बनाना चलेगा, ओट्स चलेगा, अनियन चलेगा, तो एस्पैरागस चलेगा, तो आपको जो भी अवेलेबल हो जाए। और 25 से 30 ग्राम का फाइबर लीजिए डेली। लिवर क्लींजिंग के लिए लेमन वाटर, बीट रूट, टर्मरिक, ग्रीन टी, मॉडरेट कॉफी, एलोवेरा, जो भी चीजें आपके आसपास इजीली अवेलेबल हो उनको यूज कीजिए। जब किडनी केयर की बात आएगी तो 2 से 2.5 लीटर पानी डेली पीना है। कोकोनट वाटर यूज कर सकते हैं, सॉल्ट को थोड़ा सा रिड्यूस कर दीजिए या प्रोसेस्ड फूड को थोड़ा सा रिड्यूस कर दीजिए। 2.5 लीटर पानी पेशेंट को जब आप बोल देंगे तो आप इतने बड़े दुश्मन हो जाएंगे उसके, जो मैं बता नहीं सकता। कोई पानी नहीं पीना चाहता आज के जमाने में। जब इनको हॉस्पिटल भेज दिया जाएगा ना, तो ये वहां जाके आईवी फ्लूइड लगाने में बहुत खुश होते हैं, इनको लगता है कि शरीर में बहुत ताकत आ गई है। लेकिन अगर हम बोल देंगे कि 2.5 लीटर का पानी दिन भर में पी लीजिए, एक बोतल से रख के चेक कर लीजिए कि आप दिन में 3-4 बार पी सकते हैं, तो उनको बहुत बुरा लगता है। बट आपकी किडनी की केयर से इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज को जरूर कीजिए। योर बायोलॉजिकल एज इज इन योर हैंड्स, सो स्टार्ट टुडे। स्लीप डीपली, ईट वाइजली, मूव जॉयफुली, और तब नेचर का विजडम आपको गाइड करेगा, वाइब्रेंट बनाएगा और आपको एक यूथफुल लाइफ दे पाएगा। अभी तक का पार्ट तो हो गया। हमने डाइट और रेजिमेंट पे डिस्कशन कर लिया। हमें पता चल गया कि लाइफ में प्रॉब्लम क्या क्या है, और हमें भी समझ में आ गया कि सॉल्यूशन क्या है। इसमें से कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जो हम नहीं जानते हैं या जो हमने प्रैक्टिस नहीं किया है। अब आते हैं इस बात पे कि ये सब हो क्यों रहा है। जब मॉडर्न मेडिसिन ये कह रहा है कि आपकी बॉडी के साथ कुछ गलत नहीं है, आपकी बॉडी में कुछ भी गलत नहीं है, पर आपकी बॉडी कुछ और कह रही है। एक ऐसी जर्नी जहां पे हम अनएक्सप्लेन्ड इलनेसेस और होलिस्टिक मेडिसिन का हीलिंग पावर समझाएंगे। हमारे जमाने का सबसे बड़ा मेडिकल आयरनी क्या है? हमारे पास एमआरआई बहुत एडवांस हो चुके हैं, हमारे सीटी स्कैनर्स बहुत एडवांस्ड हैं, हमारे पास पेट स्कैन शुरू हो चुका है जो हमें सेलुलर एक्टिविटीज के बारे में बता देगा।
हमारे पास जेनेटिक टेस्टिंग का कैपेसिटी भी है, और हमारे पास डेटाबेस अबाउट 70,000 नोन डिजीजेस। ये हम मेंटल डिजीजेस की बात कर रहे हैं सर। आईसीडी में 70,000 डिजीजेस हैं, तो सिर्फ मेंटल डिजीज हमारे पास 70,000 तरीके की हैं। तो हम एमआरआई भी कर सकते हैं, हम सीटी स्कैन कर सकते हैं, हम फाइब्रो स्कैन कर सकते हैं, हम अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं। वी हैव ईच एंड एवरीथिंग, ईच एंड एवरी काइंड ऑफ जितने भी तरीके के रिपोर्ट्स पॉसिबल हैं हम वो सब कर सकते हैं। हम इतने ज्यादा एडवांस हो चुके हैं, और इतने एडवांस होने के बाद भी इनविजिबल सफरिंग्स हैं जो कि ये टेस्ट नहीं देख सकते, इनविजिबल पेन्स हैं जो ये टेस्ट नहीं देख सकते। लेट्स टॉक अबाउट आईबीएस। व्हाट इज आईबीएस? आईबीएस एक ऐसी परेशानी जहां पे कोई भी रिपोर्ट आपकी अब नॉर्मल नहीं आएगी। आप अल्ट्रासाउंड कराएंगे नॉर्मल, आप गट फ्लोरा का टेस्ट करा लो, गट फ्लोरा कल्चर करा लो, आप ब्लड टेस्ट करा लो, आप स्टूल कल्चर करा लो, सारे नॉर्मल आने वाले। तो फिर क्या होगा? डॉक्टर बोल देगा, द सो कॉल्ड डॉक्टर्स दे विल से यू देयर इज नो प्रॉब्लम इन यू, यू आर परफेक्टली फाइन। उसके बाद क्या होगा? आप उसके बाद भी उनको प्रेशर डालोगे, वो बोल देंगे कि ठीक है न्यूरो के पास जाओ, न्यूरो वाला भेज देगा साइकियाट्रिस्ट के पास। अब प्रॉब्लम क्या है ना, वो समझ रहे हैं कि आपकी प्रॉब्लम माइंड से रिलेटेड है, लेकिन वो, उनका माइंड और हमारे माइंड में जमीन आसमान का फर्क है। उनका माइंड एज अ मशीन, प्रॉब्लम अगर स्ट्रेस की है तो एंटी डिप्रेसेंट दे दो, प्रॉब्लम अगर एंगर की है तो एंटी एंगर की मेडिसिन दे दो, बट दे वोंट अंडरस्टैंड दैट इमोशन विच इज कॉजिंग द प्रॉब्लम। एंड माइंड एक ऐसा प्लेस है जहां पे आप उसको मशीन की तरह हैंडल नहीं कर सकते। अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, वेरी कॉमन इन इंडिया। आपकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, ओवरी में कुछ नहीं है, फेलोपियन ट्यूब बिल्कुल नॉर्मल है, यूट्रस बिल्कुल नॉर्मल है, स्पर्म काउंट्स का तय नॉर्मल है, और उसके बाद भी कंसेप्शन नहीं हो रहा है। डॉक्टर्स से कि जाके आईवीएफ करा लीजिए। आईवीएफ कराने के बाद जब हमने वो डाला वापस से फीमेल के अंदर, तो वो भी नहीं टिकेगा। क्यों? अनएक्सप्लेन्ड है। डॉक्टर्स बोल देंगे आपको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। अगेन, इतना एडवांस कर चुके हैं हम, हमारी एमआरआई, हमारी सीटी, हमारा पेट सब कुछ देख सकता है, लेकिन ये इमोशंस, ये फिजिकल टोल, ये कोई नहीं देख पा रहा है। फाइब्रोमायल्जिया, इन नॉर्मल भाषा में कह दूं तो सॉरी साइकोटिक पेन, कि मेंटल साइकोलॉजी की वजह से एक पेन प्रोड्यूस हो गया बॉडी में। आप जाइए, दवा खा लीजिए। ऐसे पेशेंट्स में ना हमने सब कुछ ट्राई करके रखा हुआ है। हमारे पास पेशेंट है, टचवुड, क्लिनिक बेटर होने का एक फायदा है। आपके पास पेशेंट्स आ जाते हैं जिनको फाइब्रोमाइल्जिया या साइकोसोमैटिक पेन्स होते हैं, तो इनको आप पैरासीटामोल खिला लीजिए, इनको आप डाइक्लोफेनेक खिला लीजिए, इनको आप आइबुप्रोफेन खिला लीजिए, इनको कुछ नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होने वाला। और प्यार से प्लासेबो खिला दीजिए, उसका बेनिफिट आ जाता है। दैट इज फाइब्रोमाइल्जिया। क्यों? क्योंकि ये साइकोसोमैटिक है। यहाँ पे माइंड ज्यादा गेम खेल रहा है इन कंपैरिजन टू फिजिकल्स। एंजाइटी एंड डिप्रेशन एक ऐसी चीज है जहां पे आप इसको कितना भी किसी भी रिपोर्ट के साथ करा लीजिए, इसमें कोई फायदा नहीं होगा। तो जब सारे टेस्ट नॉर्मल हैं, तो फिर ये ऐसी लाइफ अनबियरेबल क्यों बन रही है? ये है मॉडर्न मेडिसिन का बिगेस्ट पैराडॉक्स, ये है मॉडर्न मेडिसिन की बिगेस्ट एजिंग, जिसके बारे में हमें जरूर बात करनी चाहिए, एंड दैट इज व्हाई दिस टॉपिक इज हियर। मॉडर्न मेडिसिन का ट्रीटमेंट पाथवे क्या है? स्टेप वन है डिसमिसल। डिसमिसल मतलब आपकी जो भी परेशानी है ये आपके दिमाग में है, और हकीकत में ऐसी कोई परेशानी है ही नहीं। एंड सेकंड है रेफरल। आपकी जो भी परेशानी है आप इसके लिए किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाइए और मेंटल हेल्थ का ट्रीटमेंट लीजिए। थर्ड आएगा मेडिकेशन कास्केड। मेडिकेशन कास्केड में क्या होगा? एंगर के इशू हैं, मूड स्टेबलाइजर्स ले लीजिए। स्लीप के प्रॉब्लम्स हैं, स्लीपिंग पिल्स ले लीजिए। एंग्जाइटी है, एंटी डिप्रेसेंट ले लीजिए। फियर है, फियर की मेडिसिन ले लीजिए। बट 5 से 10 साल के बाद क्या होगा? डॉक्टर, मेरे पास फिर से वही प्रॉब्लम है जो पहले थी, मैंने दवाइयों को रोका और अब प्रॉब्लम है। इसके साथ साथ आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ जो अफेक्ट हो रहा है वो भी है, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। फंडामेंटल फ्लॉ क्या है? ट्रीटिंग ह्यूमंस एज मशीन। प्रॉब्लम यहाँ पे है। शायद जब तक हम फिजिकल प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं तब तक ये ट्रीट करना एक बार को पॉसिबल भी है, बट जहां पे हम माइंड की बात करेंगे वहां पे पॉसिबल नहीं है। आप माइंड को मशीन की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। बॉडी में सेरोटोनिन कम हो गया है, एक पिल ऐड कर दो। ब्रेन ज्यादा एक्टिव है, सप्रेस कर दो। सिम्टम्स आ गए, कवर कर दो। नहीं हो सकता। ह्यूमंस आर नॉट मशीन, वी आर लिविंग एनर्जी सिस्टम्स। हम एक एनर्जी के बने हुए सिस्टम है, जिसको होम्योपैथी में वाइटल फोर्स कहा जाता है, और इस वाइटल फोर्स को आपको समझ के ट्रीट करना होगा। आप मैकेनिकल सिस्टम की तरह नहीं ट्रीट कर सकते, क्योंकि तभी एक ऐसी स्थिति आ जाती है जब लिवर काम नहीं कर रहा, लिवर हटा दो दूसरा लिवर डाल देंगे, किडनी हटा दो, सब हटा दो, एक नया रोबोट बना दो। तो नहीं कर सकते। दिस इज द फंडामेंटल फ्लॉ। आप ऐसे डील नहीं कर सकते इनके साथ।
एंड दैट इज वाई आई एम वेरी प्राउड एंड वी ऑल शुड बी वेरी प्राउड कि हम होम्योपैथ्स हैं। हम कोशिश करते हैं वो प्रॉब्लम समझने की कि वो प्रॉब्लम आई कहाँ से, वो अराइज कहाँ से हुई, वो प्रॉब्लम शुरू कहाँ से हुई। व्हाट होम्योपैथी सीज दैट मॉडर्न साइंस मिसेस। क्योंकि जैसे हमने शुरू किया था, मैं शुरू से यही चीज बोल रहे थे कि हम लोग वैसे तो मॉडर्नाइज हो रहे हैं, तो फिर हमारी एजिंग, हमारी प्रॉब्लम्स इतनी जल्दी जल्दी क्यों आ रही हैं? हमारा फर्टिलिटी रेट ऑफ इंडिया इतना जल्दी ड्रॉप हो गया क्यों हो रहा है? क्योंकि हम कहीं ना कहीं इन सारी चीजों से मिस हो गए, हम इन सारी चीजों से बहुत दूर हो चुके हैं। डिजीज बिगिन होती है एनर्जी लेवल पे, जहाँ पे इलनेस स्टार्ट हुई जब वाइटल फोर्स ने शो करना शुरू कर दिया, और यहाँ पे कोई पैथोलॉजी का टेस्ट और स्कैन प्रॉब्लमेटिक नहीं हुआ था। अब इंडिविजुअल रिस्पॉन्स के पैटर्न्स शो होंगे, जहाँ पे दो लोग जिनको सेम स्ट्रेस आया था, उनमें दो अलग अलग बीमारियां होंगी। शायद किसी एक को डायबिटीज हो जाएगा, और शायद किसी दूसरे को आईबीएस हो जाएगा, शायद किसी तीसरे को थायराइड इशू हो जाए। लेकिन क्यों? क्योंकि तीनों के वाइटल फोर्स अलग थे, तीनों अलग अलग इंसान हैं। हम जब बात करते हैं लेट्स से ailments from love disappointed, so when we talk about ailments from love disappointed, why is there is antim crude and stephysagria and ignatia and phosphoric acid and lachesis also? जब हम डिजीजेस की बात करेंगे, तो क्या स्टेफाइसेग्रिया जिन डिजीज को कवर करता है, इग्नेशिया सेम डिजीजेस पे है? क्या लैकेसिस सेम पे है? फॉस्फोरिक एसिड? किसी भी डिजीज की बात करेंगे तो बात ये समझ में आती है कि वो इंडिविजुअल रिस्पॉन्स, उस इंडिविजुअल ने उस इमोशन के प्रति जो रिस्पॉन्स दिया था, उसके बाद जो भी प्रॉब्लम आएगी, दैट वुड फॉर्म दैट डिजीज। एसिड फॉस की प्रॉब्लम इसलिए आई थी क्योंकि एसिड फॉस ने डांसिंग अनकॉन्शियस किया था, उसने बहुत ज्यादा किया उस इंसान के लिए जो उसको नहीं करना चाहिए। एंटिम क्रूड वुड बी नाउ साइलेंट, वुड बी नाउ मोरोज, अब शायद बैठ के किसी कोने में शायरियां कर रहा होगा। दोनों के ही बहुत वेरियस प्रोपोगेशन है जो हमें समझने पड़ेंगे, एंड दैट इज व्हाई इंडिविजुअल रिस्पॉन्स पैटर्न्स इज देयर। सप्रेस्ड इमोशंस एंड मैनिफेस्ट फिजिकल्स। जब इमोशन सप्रेस होते हैं, तो ही वो मैनिफेस्ट करते हैं फिजिकली, और तो ही चाइल्डहुड फियर, रिजेक्शन, ह्यूमिलिएशन या बरीड फीलिंग आगे चल के किसी न किसी फिजिकल डिजीज की बात कर रहे होते हैं। ये पता है, जब हम इसको आईसीडी के अंदर पढ़ते हैं या डिजीजेस का, जब मेंटल डिजीज के क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, तो मेंटल डिजीज में जब हम स्पेसिफिकली किसी नार्सिसिस्टिक डिसऑर्डर, सिजोफ्रेनिया और ऐसी चीजों की बात कर रहे होते हैं, तो बहुत क्लियरली वहां पे लिखा हुआ है ना कि जब आपका बचपन का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, तो देर आर हाई चांसेस कि आप नार्सिसिस्टिक डिसऑर्डर में चले जाओ। वो भी ये बात मान रहे हैं कि आपका बचपन का अच्छा नहीं रहा है, लेकिन वो उस बचपन के इमोशन पे वर्क करने को तैयार नहीं है। तो आप गलत नहीं हो अगर आप उस इमोशन पे वर्क कर रहे हो, तो आपका और उनका वर्क करने का तरीका अलग है। दैट इज वाई होम्योपैथी आस्क क्वेश्चंस जो कि थोड़े से अनयूजुअल लगते हैं, कि आप अपना एंगर कैसे एक्सप्रेस करते हो, आप उस पर चिल्लाते हो या बॉटल अप हो जाते हो। नाउ वी आर वेरी क्लियरली डिफरेंशिएटिंग मेडिसिन लाइक नक्सोमिक एंड नाट्राम्यूर, कि आप चिल्ला रहे हो या चुप हो जा रहे हो। व्हाट ट्रिगर्स योर फियर? हाइट, डार्कनेस, इलनेस और डेथ? Height can be argentum nitricum, darkness can be stramonium, illness can be calcaria, carbon, death can be arsenic. So बहुत क्लियरली आप बिल्कुल इजीली इंडिविजुअलिटी को डिफरेंशिएट कर पाते हैं। दैट इज व्हाई वी शुड ऑल बी प्राउड ऑफ होम्योपैथी, क्योंकि हम ये चीज समझ पा रहे हैं कि प्रॉब्लम उस कोर से आ रही है। हम जिस एजिंग पे डिस्कशन कर रहे हैं, वो एजिंग उस कोर से आ रही है, और वो कोर समझना जरूरी है। द क्वेश्चंस आरंट इररेलेवेंट, दे आर द रूट ऑफ द डिजीज, और वो रूट ऑफ द डिजीज समझना जरूरी है। और यहीं पे मॉडर्न साइंस नहीं पहुंच पाया है, जहां पे हमें वर्क करने की जरूरत है। आगे इन चीजों पर भी बात कर लेते हैं। जब हम आईबीएस जैसी डिजीज की बात करेंगे, तो आईबीएस में टेस्ट तो नॉर्मल है, मेडिसिन ले लीजिए, डाइट फॉलो कर लीजिए। सो द बेस्ट पार्ट इज आई हैव केम अक्रॉस मेनी आईबीएस पेशेंट्स, और बात बहुत सिंपल सी है। आईबीएस के पेशेंट में आप दवाइयां दे देते हैं, एक बहुत अच्छी सी चीज है। आईबीएस के पेशेंट में ना कभी कभी समोसा खाने से डायरिया आ जाता है, और कभी कभी नॉर्मल रोटी सब्जी खा के भी आ जाता है। कभी कभी सिर्फ चावल दाल खाया तो भी डायरिया आ जाएगा, और कभी कभी कुछ भी नहीं खाया तो भी डायरिया आ जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली आपको ट्रिगर ही समझ में नहीं सेंसेशन, मोडालिटी, कॉन्कोमिटेंट, वहां हाथ फंस जाते हैं क्योंकि मोडालिटी क्लियर नहीं हो पाती। कई बार मिल्क से लगता है कि पेशेंट लैक्टोज इंटॉलरेंस है, शायद मिल्क से प्रॉब्लम होगी, कई बार नहीं भी होती। आईबीएस एक ऐसी प्रॉब्लम है। यहाँ पे फिर हमें वहां से हट के, लोकेशन, सेंसेशन, मोडालिटी, कॉन्कोमिटेंट से हट के समझना पड़ेगा कि जब आईबीएस शुरू हुआ था तो प्रॉब्लम क्या। यहाँ लिखा नहीं, बट लेट्स डिस्कस अ केस। मुझे वैसे भी कम लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, तो बट लेट्स डिस्कस अ केस। सो देर देर इज अ पेशेंट विथ मी, अभी बहुत अच्छा चल रहा है वो केस, तो इसलिए मैं डिस्कस करने पे मजबूर हूँ। तो दिस इज दिस फीमेल जो कि पिछले 10 सालों से शादीशुदा है, और इनका एक बच्चा है। ठीक है। तो शी केम विथ आईबीएस,
एंड हमने शुरू शुरू में जब हमारे पास आई थी तो हमने आईबीएस की जो नॉर्मल रेगुलर थेराप्यूटिक मेडिसिन हमारे दिमाग में आ सकती है वो सब दे रखी है। नक्सोमिका, साइलेशिया, चाइना यूज कर रखी थी, बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा। व्हेन इट बिकेम 6 मंथ्स हो चुके हैं केस को, अब सोचे परसेवरेंस कितने अच्छे लेवल पे कि वो अभी भी हम पे ट्रस्ट कर रही है, क्योंकि सिम्टोमेटिक थोड़ा थोड़ा रिलीफ आता था, लेकिन वो एग्रावेशन के फेजेस कम नहीं हो रहे थे। तो जब 6 महीने हो गए तो हमने बिठाया उनको एक बार प्रॉपरली, और केस टेकिंग हुई थी, ऐसा नहीं हुआ था कि नहीं हुई। 6 महीने के बाद हमने उनको प्रॉपरली बिठाया और ये चीज पूछा कि देखिए कहीं ना कहीं इमोशनल ब्लॉक आ रहा है जो आपने हमें नहीं बताया है। हमें जानना है कि आपकी फैमिली में क्या प्रॉब्लम चल रहा है। जब ये परेशानी शुरू हुई थी, सबसे पहले तो वहां से ट्रेस करना जरूरी है। अगर पेशेंट बोलता है कि दिक्कत 8 साल पहले की, तो पूछिए कि पिछले 9 सालों में क्या हुआ है, 9 साल पहले क्या हुआ था घर। जब हमने ये चीज खोदनी शुरू करी तो हमें पता चला कि शी हैज अ सासू माँ हु कैनॉट सी एट प्रेजेंट। ठीक है, तो वो देख नहीं सकती, और उनकी सेवा एज फीमेल को करनी पड़ती है। ठीक है, वेल एंड गुड। फिर मैंने पूछा कि आपको सेवा करने में प्रॉब्लम है? शी सेड नो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर मैंने पूछा फिर दिक्कत क्या है? तो शी सेज कि जब जब मैं उनको देखती हूँ तो मुझे 10 साल पहले उन्होंने मेरे साथ क्या किया था वो याद आता है। वेरी गुड। अब यहाँ पे हमें क्रक्स मिलना शुरू हुआ है, एंकर मिल रहा है, थोड़ा सा और खोदते हैं। तो फिर पेशेंट ने थोड़ा सा और क्लियरली बोला कि बेसिकली ना, मैं जब अपने बच्चे के साथ रहती थी तो ये मुझे मेरे बच्चे के साथ रहने नहीं देती थी, क्योंकि मैं जॉब करना चाहती थी, एंड शी नेवर वांटेड कि आई शुड डू अ जॉब। पेशेंट जो है वो सरकारी टीचर है, सासू माँ जो है वो नहीं चाहती थी कि मतलब पेशेंट टीचिंग करे और ऐसी जॉब करे, तो सासू माँ इस चीज का विरोध करती थी। पेशेंट की ट्रांसफरेबल जॉब है तो इस वजह से वो ट्रांसफर में प्रॉब्लम होता था, और इस वजह से वो प्रॉब्लम होती थी। 10 साल में कुछ प्रॉब्लम हुआ सासू माँ को, एंड सासू माँ कांट सी राइट नाउ, एंड शी हैज टू डू द हेल्प, क्योंकि उनकी बेटी और बेटा अपने साथ रखने को तैयार नहीं। तो वेन एवर शी सीज हर सासू माँ, तो फिर इनको प्रॉब्लम हो रही है। अब यहाँ पे अगर हम इस चीज को छोड़ दें और हम सिर्फ आईबीएस को पकड़ के बैठे, जो कि हमने शुरू में किया, ट्राई किया था हमने, नहीं हो रहा था। अब इस चीज के बेसिस पर अगर हम इसको देखें तो हमें समझ में आएगा ड्वेल्स ऑन पास्ट डिसएग्रीएबल ऑकरेंसेस, हेट्रेड टुवर्ड्स पास्ट डिसएग्रीएबल ऑकरेंसेस। इसके अलावा वो लोग जिनके आप जिनको देख रहे हो, आपको उनको देख के प्रॉब्लम हो रही है, ये सारी की सारी चीजें आपको नाट्रम की जैसी मेडिसिन की तरफ लेके जाएंगे। हम कंफ्यूज थे स्टेफाई सेग्रा और नाट्रम के बीच में, लेकिन बाद में समझ में आ गया कि पेशेंट एम्बिशन इंक्रीज में था, जॉब करना चाह रहा था, अपने जॉब के लिए अपने बच्चे को छोड़ना, घर को छोड़ना, सबके लिए रेडी था, उसने उतनी कोशिश करी। दैट इज वाई दैट परसिवरेंस, दैट करियर एम्बिशन गेव टुवर्ड्स नाट्रम। आज नाट्रम के बाद पेशेंट ने हमें बहुत अच्छा सा एक पॉडकास्ट दिया हुआ है कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सब खा सकती हूँ वाला, एंड इट्स वेरी प्राउड मोमेंट फॉर अस। इट्स वेरी गुड। बट इस चीज को भी समझने की जरूरत है कि क्या हम उस क्रक्स तक नहीं पहुंचते तो क्या हम इस केस को सॉल्व कर पाते हैं विथ नॉर्मल मेडिसिन लाइक नक्सोमिक एंड ब्राइनियन, लाइकोपोडियम एंड साइलेशिया एंड साइन एंड वॉट एवर कार्बोवेज, और बहुत अच्छी सी मेडिसिन है हमारे पास इस चीज के लिए। बट वो समझना जरूरी था। अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी हमारे पास है, हमारे पास सीपिया, पल्साटिला, नाट्रम्यूर, लाइकोपोडियम जैसी मेडिसिन हैं। और अगेन अगर हम इन चीजों पे बात करें तो हमें बहुत क्लियरली समझ में आएगा कि देर आर मेडिसिन जिनमें रिकरेंट अबॉर्शंस के बहुत कॉमन केसेस हैं हमारे पास। देन देर इज फाइब्रोमाइल्जिया, एंड देन देर इज डिप्रेशन एंड एंजाइटी। यहाँ पे जरूरी है ये समझना कि वो कॉन्फ्लिक्ट आया कहाँ से था। होम्योपैथी का एक फायदा ये भी है कि इकोनॉमिकल होती है और पोटेंशियल इम्पैक्ट ज्यादा अच्छा है। बट मैं लास्ट स्लाइड पे इस समय आना चाहूंगा क्योंकि मुझे इस चीज के बारे में जरूर बात करनी है। जब भी हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं होम्योपैथी वाइज किसी डिजीज को, तो यहाँ पे मल्टीपल लेंसेज हैं। हर किसी ने एक स्कूल बना रखा है, हर कोई एक थॉट प्रोसेस को फॉलो करता है, और वो थॉट प्रोसेस अपने अपने में अच्छे हैं, सभी के अच्छे हैं, तो मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहूंगा। द मेन थिंग इज कि कुछ चीजें हैं जो इजिली मिल सकती हैं, जैसे एक जीएनएम इंडेक्स है जो बहुत इजिली मिल सकता है। मैं जीएनएम इंडेक्स को कई बार रेफर करता हूँ, तो इसलिए मैं आप लोगों के सामने भी चीज का नाम ले रहा हूँ। डॉक्टर हमर की थ्योरी है जीएनएम इंडेक्स, जहाँ पे उन्होंने हर डिजीज के लिए ना एक कॉन्फ्लिक्ट बना रखा है कि अगर ऐसा पेशेंट आता है जिसको ये डिजीज होती है, तो आप एक बार ये वाला तरीका जरूर देखो कि ये कॉन्फ्लिक्ट है या नहीं है पेशेंट। जैसे मैंने उसके कुछ एग्जांपल्स यहाँ सामने रखे हुए हैं। अगर पेशेंट आईबीएस का आया है जहाँ पे एंजाइटी कंट्रोल का प्रॉब्लम है पेशेंट में, तो यहाँ पे हमें एंटिसिपेटरी फियर, परफेक्शनिज्म, फीलिंग अनसेफ या ओवरबर्डेंड, ऐसी कुछ बेसिक चीजों को जरूर देखना चाहिए। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। अगर पाइल्स, हेमरोइड्स, फिशर, फिस्टुला ऐसे पेशेंट आपके पास आए हैं, तो इनकी लाइफ में शिट कॉन्फ्लिक्ट जरूर देखिए। नाउ व्हाट इज शिट कॉन्फ्लिक्ट? व्हेन वी टॉक अबाउट जीएनएम इंडेक्स, देन वहां पे शिट कॉन्फ्लिक्ट बहुत बार बार लिखा होगा। शिट कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है कि लाइफ का एक ऐसा प्रॉब्लम जिसको ना आप छोड़ पा रहे हो, ना आप मतलब ना आप निगल पा रहे हो, ना आप बाहर निकाल पा रहे हो। एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट जिसको आप रख नहीं पा रहे हो अपने पास, वो प्रॉब्लम कहलाएगा शिट कॉन्फ्लिक्ट।
रिसेंटली आई मेट अ पेशेंट ऑफ फिस्टुला, जहाँ पे प्रॉब्लम बेसिकली थी कि फिस्टुला है, पस आ रहा है, सर्जरी करा ली थी, सर्जरी के बाद दोबारा हो गया, अभी फिर से सर्जरी करा लिया, अभी स्ट्रक्चर यूरेथ्रा हो गया है। राइट। प्रॉब्लम क्यों हुआ? करा तो ली थी सर्जरी, अच्छे डॉक्टर्स के पास से कराई थी, प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जानी चाहिए थी, ठीक क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपने वो कॉन्फ्लिक्ट समझने की कोशिश ही नहीं की। यू नेवर गॉट दैट शिट कॉन्फ्लिक्ट। प्रॉब्लम, पेशेंट को बिठाए, काउंसिल किया, थोड़ा सा समझाना पड़ता है कि हमें माइंड जानना जरूरी है, बीइंग होम्योपैथ हमारे लिए जरूरी है जानना कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। धीरे धीरे पेशेंट थोड़ा सा ओपन अप हुआ, तो पेशेंट ने ये चीज बताई कि मैं बच्चा चाहता हूँ, माई वाइफ सफर्ड फ्रॉम एंडोमेट्रियोसिस, हर यूट्रस गॉट रिमूव एंड नाउ शी कैन नेवर गेट अ प्रेग्नेंट, शी कैन नेवर गेट। एक बहुत सिंपल सा रूब्रिक है, बिगेट वांट्स चिल्ड्रन, ऐसा ही कुछ है, माइंड बिगेट चिल्ड्रन वांट्स चिल्ड्रन करके। और यहाँ पे बहुत फिक्स मेडिसिन है, हमारे पास 12 दवाइयां हैं शायद इस रूब्रिक में टोटल, एंड कैलकेरिया कार्ब इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट रेमेडी देयर। एंड नाउ इफ वी मैच द रूब्रिक्स, अब रूब्रिक को अगर हम बिठाएं एब्सेस के साथ, डायबिटीज के साथ, फिशर के साथ, फिस्टुला के साथ, तो बहुत क्लियरली बैठेगा कि बच्चा चाहिए और उसके साथ ये चीजें, ये डिजीजेस हैं पेशेंट को, तो कैलकेरिया कार्ब कैन भी करें। कैलकेरिया देने के बाद केस काफी अच्छा अच्छा सा चल रहा है, अभी पहला महीना ही है, तो मैं ऐसा नहीं कह सकता कि केस परफेक्ट है, बट हाँ कैलकेरिया देने के बाद से पस आना बंद हो चुका है, पेशेंट ठीक ठीक सा महसूस कर रहा है। टोटली बात बताने का मतलब बस ये है ना कि हमें समझना पड़ेगा कि वो क्रक्स कहाँ है, वो एंकर कहाँ है केस का, और यही हमारा बेनिफिट इन कंपैरिजन टू बाकी लोग जो शायद प्रैक्टिस कर रहे हैं। एलोपैथी इज वेरी स्ट्रॉन्ग, देयर लॉबी इज वेरी स्ट्रॉन्ग, बट हमारे पास बेनिफिट है। वी वी हैव द अपर हैंड व्हेन वी टॉक अबाउट इमोशंस, वी हैव अपर हैंड व्हेन वी टॉक अबाउट द रियल फीलिंग्स व्हिच द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम। इफ वी टॉक अबाउट दैट, इफ वी ट्राई टू एड्रेस दैट, तो हमारा हमारा अपर हैंड हमेशा बना रहे। When a patient suffer from male virality issues like power and self worth, तो यहाँ पे हमेशा जो प्रॉब्लम आएगी वो पावर और सेल्फ वर्थ पे आएगी। मैस्कुलिन आइडेंटिटी की क्राइसिस होगी, आई एम नॉट मैन इनफ, गिल्ट अराउंड सेक्सुअलिटी, लॉस ऑफ कंट्रोल, ऐसी चीजें बार बार दिखेंगी। इसीलिए यहाँ की रेमेडीज में सेलेनियम, एसिड फॉस, स्टेफाइसेग्रिया, कैलेडियम और ऐसी मेडिसिन आती हैं। क्योंकि इनका थीम क्या है? इनका थीम है वीकनेस, इनका थीम है ड्रेनिंग, इनका थीम है लॉस ऑफ एसेंस एंड लॉस ऑफ पावर। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हेन वी टॉक अबाउट प्रीमेच्योर एजिंग। So whenever we talk about premature aging, then there are emotional conflicts which we have to understand. Patient would be having some self-worth issues that I'm not good enough. We have to understand that. There can be body image concerns. There can be over responsibility जहाँ पे हमें समझना पड़ेगा। एक हिंदी में बहुत प्यारी सी कहावत है कि कंधों पे इतना बोझ पड़ा ना कि हमारे कंधे झुक गए, ये बाल हमने धूप में सफेद नहीं किए हैं। ऑल ये सारी कहावतें क्या है, हमारी रियल लाइफ की बनी हुई। आपके कंधों पे इतना बोझ पड़ा मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ज्यादा थी कि आप अब प्रीमेच्योरली सेनाइल डिके की तरफ जा रहे हैं। इट कांट बी फेरम मेटालिकम। फेरम मेटालिकम, फेरम का पूरा ग्रुप इतना रिस्पॉन्सिबल होता है कि अपने पूरे के पूरे घर को अपने साथ लेके चलने की कोशिश कर रहा है। उस रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से उसके शरीर का खून कम हो रहा है, उसके शरीर की क्योंकि फेरम मेटालिकम इज द मोस्ट प्रोमिनेंट ब्लड मेडिसिन, तो सारा शरीर कमजोर हो रहा है, ब्लड कमजोर हो रहा है बॉडी। तो प्री मेच्योर एजिंग इज टूवर्ड्स दैट। हमको इसको साइकोडायनेमिक लेवल पे समझना पड़ेगा, उसको कंपैरिजन करना पड़ेगा कि अच्छा साइकोलॉजिकली ये हो रहा था, तो डायनेमिक लेवल पे ये चेंजेस आ गए बॉडी में। वी हैव टू मेक दैट। एक और एग्जांपल देता हूं मैं। एक रूब्रिक है स्पाइनलेस। व्हेन वी टॉक अबाउट स्पाइनलेस इन नॉर्मल लाइफ, व्हेन वी कॉल अ पर्सन स्पाइनलेस, अगर हम इस चीज को सोचें सिर्फ, स्पाइनलेस किसको बोलते हैं? when if we think like this, spineless, when we call a person spineless, when he can't take a stand of himself, जब वो अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकता, तब हम उसको स्पाइनलेस बोलते हैं, राइट? ऐसे पेशेंट जब अगर आपके पास हैं जिनमें आपको रूब्रिक्स दिख रहा है सर्वाइल, यू आर सीइंग रूब्रिक लाइक यील्डिंग डिस्पोजिशन, यू आर सीइंग रूब्रिक लाइक प्लीजिंग डिजायर, और आपके पास मेडिसिन आती है फॉस्फोरस, आपके पास मेडिसिन आती है कैलकेरियन, आपके पास मेडिसिन आती है साइलेशिया, कभी सोचने की कोशिश की कि हमने यहाँ पे रूब्रिक स्पाइनलेस क्यों लिया था? Why is the problem relying in bones? Because जब ये प्रोवर भी बनाया गया स्पाइनलेस, तो वी टॉक्ड अबाउट की बोन एक ऐसी बोन जो आपका सारा का सारा करेज लेके बैठी हुई है। तो जब आप में करेज नहीं है, आप बार बार ईल्ड कर रहे हैं, तो आपकी बोन ही कमजोर होगी। एंड दैट इज वाई साइलेशिया हैज कंप्लेंट्स लाइक बोन नेक्रोसिस, बोन एब्सेस, बोन वीकनेस, बोन ट्यूमर्स एंड ऑल ऑफ दैट। Even phosphorus has that, even calcarea has that. Why? Because all of these people,
If we talk about Silesia, so there is a servile nature in Silesia, there is a yielding disposition, pleasing other का desire है. Phosphorus को बहुत strong level पे pleasing other का desire है, because he has that delusion that he's friendless. तो we have to make that picture complete if we want कि हमारा patient completely ठीक हो जाए. तो जब हम एंटी एजिंग अप्रोच की बात करेंगे तो वी ट्राई टू रीस्टोर दैट वाइटल फोर्स, वी ट्राई टू बैलेंस द हार्मोन्स, वी ट्राई टू क्लियर दैट क्रॉनिक मायाज्म, एंड हम कोशिश करते हैं कि हम इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर दें जो जरूरी है. सो आज के लिए मेरा सजेशन, व्हाट आई वुड सजेस्ट, इफ यू आर ट्राइंग टू टेक अ केस, इफ यू आर ट्राइंग टू सॉल्व दैट केस, एक बार जस्ट फॉर वंस गो टू जीएनएम इंडेक्स and see that what disease, what kind of conflict that GNM index holds. If you are seeing a case of hemorrhoids, एक बार जीएनएम इंडेक्स के पेज पे जाइए, गूगल पे सिर्फ जीएनएम इंडेक्स लिखना है और कुछ नहीं. आप सिर्फ जीएनएम इंडेक्स सर्च कीजिए गूगल पे और वहां पे हेमोरॉइड्स को सर्च कीजिए कि क्या कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है. उसको चैट जीपीटी में डाल दीजिए इफ यू कांट अंडरस्टैंड, एंड देन ट्राई टू एक्सप्लेन कि वो क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है. वो खुद ही आपको क्वेश्चन देगा कि पेशेंट से क्या क्या क्वेश्चन पूछे, चैट जीपीटी आपको बता देगा. आप एब्सेस के लिए पूछिए, आप एक्ने के लिए पूछिए, आपको दिखेगा कि बहुत सारी चीजें मैच करती हैं. Yesterday, me and my junior were trying to solve a case of fibroid in uterus. तो फाइब्रॉइड इन यूट्रस का कॉन्फ्लिक्ट एक है कि बच्चा होल्ड नहीं कर पाना कैन कॉज फाइब्रॉइड. एंड व्हेन वी डिग पेशेंट अकॉर्डिंगली टू दैट, हमें मिला कि 6 साल पहले फीमेल के 3 बार रिकरेंट अबॉर्शन हुए थे. उसके बाद से फीमेल को एक बच्चा हुआ और उसके बाद बच्चा नहीं हुआ. एंड फीमेल को ये डाउट था बार बार कि अब मेरे को बच्चा नहीं टिकेगा. वो डर था फीमेल को बार बार. तो अगर हमें कॉन्फ्लिक्ट पता चल रहा है तो हमारे रूब्रिक्स हमें क्लैरिफाई होंगे और जो हमें सही सही मेडिसिन तक पहुंचा सकते हैं. सो यूज दीज काइंड्स ऑफ टूल, ट्राई टू अंडरस्टैंड मोर इनटू योर पेशेंट. इकोनॉमिक हेल्थ केस फॉर होम्योपैथी, हमें होम्योपैथी क्यों यूज करनी चाहिए पे भी बात कर लेते हैं. करंट सिनारियो ये है कि इंडिया स्पेंड करता है अपना 4 से 5 लाख करोड़ एनुअली ऑन एनसीडीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज. अगेन व्हेन वी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट, हमारे यहाँ 60% डेथ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से होती है. अगर हम डेटा की बात करें तो कोरोना से कुछ 3.34 लोग, मतलब बिलियन लोग मरे थे. हाँ, 3.34 बिलियन लोग मरे थे. और यहाँ पे 4.45 मिलियन लोग मर चुके हैं एनसीडीज से एक साल में. तो हाँ, कोविड से ज्यादा डेथ एनसीडीज से हो जाती है, बस कोई ध्यान नहीं देता है. सो 4 to 5 लाख करोड़ एनुअल ऑन एनसीडीज एंड फार्मास्यूटिकल मेडिकेशंस. पोटेंशियल इंपैक्ट की बात करें तो 50% ऑफ पेशेंट करीबन करीबन होम्योपैथी चूज करते हैं, जो कि हम करीबन करीबन 2 to 3 लाख करोड़ बचा सकते हैं. तो सरकार ने अगर 4 से 5 लाख करोड़ लगाए हैं तो हम उसमें से 2 से 3 लाख करोड़ तो बचा ही सकते हैं. बेनिफिट भी है, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, कोई लाइफ लॉन्ग डिपेंडेंसी नहीं है, अफोर्डेबल एक्सेस है. एंड गवर्नमेंट क्योंकि ये रिकॉग्नाइज कर पा रही है, इसीलिए आयुष को आजकल इंटीग्रेट किया. सर लास्ट में शायद आपका वॉइस नहीं आया, लैग कर रहा था। इट्स ओके, इट्स ओके, कोई बात नहीं. हाँ वैसे भी काफी चीजें बताई दी थी मैंने. हाँ सर। थैंक यू वेरी मच. It is mostly concluded. So thank you very much for inviting me, and thank you IFPH for giving such love and such concern to me. Thank you. सर थैंक यू सर, थैंक यू। मतलब वो काफी सेशन काफी अच्छा था, खासकर आपने जो स्टार्टिंग में बात बताई थी वो सहजन की सब्जी वाली, है ना, लाइक वो काफी, क्योंकि मेरे को पर्सनली नहीं पसंद, मेरे घर में बनती है और मैं पर्सनली अवॉइड करता हूँ उसको, है ना। आपने कहा ना, Right. क्योंकि क्योंकि मेरे रूट्स बिहार से हैं, करंटली आई एम इन दिल्ली, बट आइडिया उसका बनते हैं। बट वही कि हम अवॉइड करते हैं, हमें वो चाहिए। और वो जो मोरिंगा वाला है, वो काफी बात लगी कि हाँ अभी एक्चुअली आई वाज सर्चिंग फ्यू डेज ना, कि मैं ट्राई करूँ थोड़ा इसको, इसमें क्या है, सीवी मोरिंगा एंड ऑल। काफी अच्छा था सर, तो मुझे काफी पर्सनली काफी अच्छा सेशन लगा ये। Thank you. Thank you, sir. यस सर, यू कैन। डॉक्टर राम परवेश शाह सर, आप अनम्यूट कर सकते हैं हाँ, सर। थैंक यू अभिषेक जी, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन डॉक्टर मनीष सिंह आजाद। वेरी Thank you, नाइस, sir. एक्सीलेंट सेशन। पूरा बुद्ध का थ्योरी, समझे ना, पूरा बुद्ध का थ्योरी ही है। मन प्राण शरीर, और वह दीर्घायु का सबसे। सर हम थोड़ा टाइम लैग कर रहे हैं अभी। हाँ, मीटिंग क्लोज डाउन कीजिए, समय हो जी. गया है। थैंक यू मनीष फॉर दिस वंडरफुल सेशन। नाउ Thank आई you. Thank you very much. Thank थैंक you, यू sir. सर। नाउ आई एम Thank you. हैंडिंग ओवर दिस सेशन टू आवर नेक्स्ट टीम। इंग्लिश टीम, यू कैन स्टार्ट। डॉक्टर अंजलि, यू कैन स्टार्ट द सेशन नाउ।